अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2 हफ्तों से एक टॉपिक आपके सामने चल रहा है। वो टॉपिक है तरबियत औलाद, जिसका पहला और दूसरा हिस्सा ख़ास किया था मैंने, जिसमें मैंने कुरानी आयत और अहादीस के हवाले से आपको बताया कि तरबियत औलाद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके बुनियादी नुकात क्या हैं, किन पॉइंट्स पर हमें उस पर काम करना होगा, तब जाकर हम अपनी नस्लों को बेहतर बना सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। तकरीबन 16 पॉइंट्स आपके सामने अब तक आ चुके, जिसमें मैंने तरबियत से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों को कॉमन वे में आपको बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम कॉमन बात करेंगे और उसके बाद एज के अकॉर्डिंग हमें तरबियत में किन किन पहलुओं पर ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उसका भी जिक्र आपके सामने आएगा। पर उन पॉइंट्स में से कुछ बचे हुए पॉइंट्स पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। लास्ट दर्स में तकरीबन 16 पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं। अब आपके सामने पॉइंट नंबर 17, टेलिंग देम द हार्म ऑफ एंगर एंड बेनिफिट्स ऑफ पैशंस। बच्चे को गुस्से के नुकसानात बताएं और सब्र के फायदे बताएं। यह भी हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर आप बेहतर माँ बाप हैं, तरबियत का काम कर रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को कदम कदम पर गुस्से से होने वाले नुकसान बताएं कि गुस्से में आप अपना नुकसान करते हैं, गुस्से में आप अपनों को खो देते हैं, गुस्से में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, गुस्से में आप ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस या ऐसी बात कह देते हैं जिससे आपके अपने अपने दूर चले जाते हैं। गुस्से के जितने नुकसानात हो सकते हैं उसे बताएं और साथ ही साथ सब्र के फायदे बताएं कि सब्र कितनी कीमती चीज है। किसी के गलत बोलने पर रुक जाना, किसी के हमें बुरा बोलने पर उसका रिप्लाई ना करना, किसी को बुरे अंदाज में जवाब ना देना, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करना, ये कितनी अहम चीज है। और सब्र करने से रिश्ते जुड़ते हैं, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। अगर किसी वजह से आपको किसी ने गलत बोल भी दिया, उस वक्त पर अगर आप सब्र कर लें तो इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद अल्लाह ताला उसके दिल में बात डालेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपसे माफी मांगेगा। पर आप उस वक्त सब्र कीजिए। गुस्से का इजहार करके, जबान दराजी करके, बदतमीजी करके, उल्टे सीधे जुमले बोलने से बेहतर है आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए, आप खामोश हो जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे अक्ल देगा, समझ देगा, तो वह इंशाअल्लाह आपकी बात को तस्लीम करेगा। तो बच्चों में सब्र की आदत डालना भी हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें गुस्से के नुकसान बताएं और सब्र के फायदे बताएं कि सब्र इंसान को कहां तक लेकर जाता है। सब्र की बुनियाद पर अल्लाह मोहब्बत करता है, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत देता है। ये सारे फायदे आप बच्चे के सामने बार बार एक रोल मॉडल के तौर पर रखें, खुद अमल करके रखें कि देखो बेटा, मैं अपने गुस्से को कितना कंट्रोल करता हूं, अपने एंगर को कितना कंट्रोल करता हूं, गुस्सा आने पर भी मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। तो इंशाअल्लाह आपको देखकर वो बच्चा भी सीखेगा, अपने आप को बेहतर बनाएगा और एक नेक औलाद के तौर पर वो समाज में पहचाना जाएगा। पॉइंट नंबर 18, स्पीकिंग राइटली ऑन द राइट टाइम। सही वक्त पर सही बात बोलना, यह भी हम में से काफी मां बाप की गलतियां होती हैं। जब बच्चा गलती करे तब नहीं बोलते, लेकिन बाद में उसे बार बार रिपीट करते हैं, तूने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुम ऐसा करते हो, तुम ये गलत करते हो। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। जब बच्चा गलती करे आप उसकी पकड़ कीजिए, सरजनिश कीजिए, उसे बताइए, समझाइए, जो तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, कभी हो सकता है सख्ती के साथ भी, लेकिन वक्त देखकर बोला जाए, उसे वक्त की अहमियत को समझाया जाए, कब किस वक्त पर क्या बात करना, यह बड़ी अहम चीज होती है। हम में से कई लोगों को इसका सलीका ही नहीं होता है। मजाक करेंगे, हर महफिल में मजाक करने लगेंगे, संजीदा हो जाएंगे, हर महफिल में संजीदा हो जाएंगे, चाहे जहां जो बोलने लग जाएंगे। सही वक्त पर सही बात बोलना यह माँ बाप की जिम्मेदारी है। तरबियत औलाद का एक बुनियादी नुक्ता और बुनियादी पॉइंट है कि आप सही वक्त पर सही बात करें। जब बात करनी है, जब मुनासिब है, तभी बात करें। हर वक्त एक बात को रिपीट ना करें, क्योंकि बार बार रिपीट करने से बच्चा इरिटेट हो जाता है, आपसे दूर होता है, आपसे नफरतें करने लग जाता है कई बार। लेकिन इंसान उसको समझ नहीं पाता, वो कहता है इसके लिए तो बोल रहा हूं, इसके अच्छे ही के लिए तो बोल रहा हूं, मेरा कौन सा इसमें फायदा है। आप बोल बिल्कुल सही रहे, पर वक्त मुनासिब नहीं है,
टाइम मुनासिब नहीं है, किस वक्त पर क्या बोलना आप उसको समझ अगर नहीं पाएंगे तो आप अपनी औलाद को अपने करीब नहीं बल्कि अपने से दूर कर देंगे। वो आपसे दूर हो जाएगा और वो आपके अलावा किसी और को अपना मॉडल बना लेगा। तो इसलिए इस बात की अहमियत भी बहुत ज्यादा है कि सही वक्त पर सही बात को बोला जाए, हर वक्त हर बात को रिपीट ना किया जाए। पॉइंट नंबर 19, डूइंग जस्टिस अमंग चिल्ड्रंस। अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हों तो उनके दरमियान इंसाफ करना, बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ करना, इसमें भी हम लोग कई बार कोताही कर जाते हैं। एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत, एक बच्चे को ज्यादा सपोर्ट, एक बच्चे पर ज्यादा अटेंशन और बाकी को छोड़ देना, बाकी पर ध्यान ना देना, उनकी अच्छाइयों को ना देखना, उनकी कमियों को ही देखना, उनके अच्छे कामों पर उनकी तारीफ ना करना। कई मर्तबा हमसे यह अमल हो जाता है। और अगर आप तारीख में इसकी मिसाल देखें तो हजरत यूसुफ का वाकया देखिए कि हजरत याकूब उनसे ज्यादा मोहब्बत करते, उनके अलावा जो इनके बच्चे थे उनसे मोहब्बत कम करते। नतीजा क्या निकला? वो बच्चे ही अपने भाई से हसद करने लगे और अपने भाई के कत्ल की साजिशें करने लगे। आप भी कहीं अपने बच्चों के दरमियान हसद पैदा करने की वजह ना बन जाएं, नफरत पैदा करने की वजह ना बन जाए कि आपके इस अमल की वजह से भाई भाई से नफरत करने लग जाए, बहन बहन से नफरत करने लग जाए कि अब्बा को तो इनसे ज्यादा मोहब्बत है, अम्मी को तो इनसे ज्यादा मोहब्बत है। फितरी चीज है, होता है, पर उसको जाहिर ना करें, बार बार उसको लोगों के सामने इजहार ना करें कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, मेरा ये बेटा ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा काम करता है। जरूरी है कि उसे छुपाया जाए, उनके दरमियान अदलो इंसाफ किया जाए। गिफ्ट देना है सबको दीजिए, पैसे देना है सबको दीजिए। आप जानते हैं एक मशहूर वाकया है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और कहा मैं गुलाम अपने बेटे को देना चाहता हूं। कहा इसके अलावा भी तुम्हारी औलादे हैं? कहा है। कहा सबको क्या गुलाम दिया? कहा नहीं दिया। कहा फिर मैं इस हराम पर गवाह नहीं बनूंगा, यानी तो एक बेटे को दे रहा है बाकी को नहीं दे रहा है, मैं इस पर गवाह नहीं बनूंगा। अगर देना है तो सबको दे, एक जैसा सबके साथ सुलूक कर, अदल कर, इंसाफ कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम से पता चला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चों के दरमियान अदल करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, बराबरी करना चाहिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए या आपके दुश्मन ना बन जाए। इसलिए आपको सबको एक जैसा सुलूक देना है, एक जैसा इंसाफ देना है, ताकि वो आपसे मोहब्बत करें और आपके सपोर्टर बने। पॉइंट नंबर 20, ये बहुत अहम पॉइंट है। पॉइंट नंबर 20, टॉक टू देम डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर। ये बड़ा अहम पॉइंट है। बच्चों से डायरेक्ट बात करें, किसी और को बीच में ना लाएं। बच्चों से डायरेक्ट बात करें, किसी और को बीच में ना लाएं। ये भी हमारे यहां लोगों की एक आदत होती है, बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे तो बच्चा कहां जाता है? फिर आस पड़ोसी, रिश्तेदार, ताल्लुकात, कोई ऐसा ढूंढता है जो उसके अब्बा के करीब, उससे बात करता है, जाकर ढूंढता है कोई अम्मी के करीब, उससे बात करता है, उनके जरिए वो अपनी बातों को पहुंचाता है, या बाप अपनी बात अपनी औलाद तक किसी और के जरिए पहुंचाता है। ये दोनों चीजें गलत है। ना औलाद ये करे ना माँ बाप ये करें। अगर आपको बच्चे से बात करनी है तो इतना हेल्दी माहौल बनाकर रखें, इतना अच्छा माहौल घर में बनाकर रखें कि बच्चा भी डायरेक्टली आपसे बात करे और आप भी उससे डायरेक्ट बात करें, कोई और बीच में ना हो, कोई और जरिया ना हो। वरना क्या होता है, बच्चे की नजर में आपकी इज्जत कम होने लगती है कि मैं अब्बा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, अब्बा को बता नहीं सकता, और मेरे अब्बा मुझसे डायरेक्ट बात नहीं करते, अम्मी मुझे डायरेक्ट नहीं बताती। तो इस जरिए से आपकी औलादें आपसे दूर होती है। तो बच्चों से कोशिश करें बिना मीडिएटर के बात करें। आप उनके माँ बाप हैं, माँ ने उन्हें पैदा किया है, बाप ने उनकी तरबियत की है, आपने उनकी तालीम की, उन्हें बड़ा किया है, जवान किया है। आपसे ज्यादा उन्हें कौन पहचानेगा? आपसे ज्यादा उन्हें कौन समझेगा? आप उन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं, उनकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, कमियों को, हर चीज को आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों से आप डायरेक्ट बात करें, किसी मीडिएटर को बीच में ना लाएं, किसी को जरिया ना बनाएं। डायरेक्ट बच्चों से बात करें, उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफ, उनकी मुसीबत, उनकी खुशी, हर चीज को डायरेक्ट उनसे जाने। तो इससे आपका कनेक्शन मजबूत होगा, और जब कनेक्शन मजबूत होगा तो तरबियत के सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, तरबियत की सारी चीजें आसान हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये बच्चा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपको खिदमत की जरूरत होगी, ये बच्चा आपके लिए लाठी बनकर इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भर खिदमत करेगा और कभी आपको अपने ऊपर बोझ नहीं समझेगा। पॉइंट नंबर 21, डू नॉट रिवील द बैड हैबिट्स ऑफ योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अपने बच्चे की बुराई किसी और के सामने बयान ना करें। इसमें भी बड़ा मजा आता है लोगों को। महफिल चल रही है, सारे लोग बैठे हैं, अचानक बच्चे की बुराइयां शुरू कर दे तो ऐसा करता है,
ये तो वैसा करता है। आप क्या समझते हैं इसको कोई ये छोटी मोटी चीज है? ये बात दिल पे लग जाती है, और जब दिल पर लगती है ना तो वो धीरे 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 नासूर बन जाती है, वो एक जख्म बन जाती है, वो एक दर्द बन जाती है। मेरी बेइज्जती की गई थी, उस मजलिस में मुझे बुरा बोला गया था, उस मजलिस में मेरी खराबियों को बयान किया गया था। इसी मुकाबले में आप देखें, जब बच्चे की आप अच्छाई बयान करते हैं, उसको एक और इंस्पिरेशन मिल जाता है, एक और ताकत मिल जाती है कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब आप ऐब बताते हैं ना, बच्चा ऐब छोड़ता नहीं, बल्कि उससे ज्यादा गलत करने की कोशिश करता है। क्यों? बुरा तो बता ही दिया है, सारे रिश्तेदार तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे मुझे, अब मुझे अच्छा नहीं करना, मुझे बुरा ही करना है। तो इसलिए अपने बच्चे के ऐब दूसरों के सामने ना खोलें, दूसरों के सामने खोल खोल कर बयान ना करें, महफिलों में बयान ना करें, बल्कि उसके ऐब पर पर्दा डालें। एक माँ बाप की हैसियत से अकेले में उसे समझाएं, खुद बैठकर समझाएं, मोहब्बत से, अखलाक से, तरीके से, सख्ती से, जैसे आपको समझाना है समझाएं, पर दूसरों के सामने कभी भी अपने बच्चों के ऐब को बयान, उसकी गलतियों और उसकी खामियों को बयान ना करें। क्योंकि ये करने से बच्चे और आपके दरमियान एक गैप मेंटेन होता है, एक दूरी मेंटेन होती है, और आप उस दूरी को दूर नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। इसलिए आप ये कोशिश करें कि उसके और आपके दरमियान कभी दूरी ना आए। आप दूरी आने के हर जरिए, हर रास्ते को जितना मुमकिन हो बंद करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 22, शेयरिंग योर डे विद देम। अपना दिन उनके साथ शेयर करें। हम सब चाहते हैं, जब हमारे बच्चे जवान होने लगते हैं ना, हम चाहते हैं उनकी पूरी एक्टिविटी मुझे पता चल जाए। सुबह कहां गए, दिन में क्या किया, किससे मिले, कौन उनका दोस्त, कौन उनका साथी, रात को आए तो कब आए, किसके साथ आए, कौन आया कौन गया। गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबसे यही तमन्ना करते हैं कि वो अपना पूरा दिन मुझे बताए, और ना बताए तो गुस्सा आ जाता है, बुरा लगता है। पर ये जो है ना, गिव एंड टेक वाला मामला है। आपने इसको क्या करना होगा, आपको पहले उसके सामने अपना दिन बयान करना होगा। आज मैं गया तो ऐसा हुआ दुकान पर, आज वैसा हो गया। माँ कहे, अरे तुम जब गए ना कॉलेज, उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया, फला आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे, इतनी देर बैठकर चले गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जब आप उसे बताएंगे ना तो आपके साथ फैमिलियर होगा, उसको लगेगा जब अब्बा मुझे बता रहे हैं, अम्मी मुझे बता रही है, तो मुझे भी शेयर करना चाहिए, मुझे भी बताना चाहिए। हाँ अम्मी, मैंने आज ये किया, मेरे इतने दोस्त हैं, हम कॉलेज में गए, हमने कैंटीन में नाश्ता किया, हमने खाना खाया, ये किया वो किया। इंशाअल्लाह वो अपनी सारी चीजें धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेगा। माहौल बनाना पड़ता है, एक फिजा बनाना पड़ती है, एटमॉस्फेयर पूरा मेंटेन करना पड़ता है। और जब वो आप मेंटेन करेंगे ना, इंशाअल्लाह ये बच्चे आपकी सुनेंगे भी और अपनी सुनाएंगे भी, अपनी बताएंगे भी, अपने मामलात को शेयर करेंगे। कई जगह हादसा हो जाते हैं, 10-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, 11वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा इतना दर्द लेकर बैठा, वो शेयर ही नहीं कर पाता आपसे, बता ही नहीं पाता अपनी तकलीफ। क्या समझते हैं, आपका और हमारा दौर बहुत फर्क है। आज की तरबियत बहुत अलग है, आज की पेरेंटिंग बहुत अलग है। इनके पास कितना स्ट्रेस है, पढ़ाई का, परसेंटेज का, नौकरियों का, एग्जाम्स क्लियर करने का, एंट्रेंस में बैठने का, न जाने कितने टेंशन हमारे बच्चे लेकर घूमते हैं। हम उनके साथ अगर शेयर नहीं करते हैं, वो दिल ही दिल में उसे बसाते हैं, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिंदगी खत्म कर लेते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के साथ आप अपना दिन शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, और इस जरिए से आपकी फ्रेंडशिप बन जाएगी, आपकी एक दोस्ती बनेगी। और जब घर में दोस्ती का माहौल होगा ना, तो बच्चा बाहर की दोस्ती नहीं, घर की दोस्ती को ज्यादा पसंद करता है। तो ये मामला भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दें। पॉइंट नंबर 23 जो हमारे कॉमन पॉइंट्स का लास्ट पॉइंट है, गिविंग रिस्पेक्ट एंड गेटिंग रिस्पेक्ट। इज्जत दो और इज्जत लो। अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चे आपको इज्जत दें, तो आपको भी उन्हें इज्जत देना होगा। हमारे यहां एक अजीब सा मामला है, बच्चों से तू करके बदतमीजी से बात करना। इधर आ, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। आप जो चाहते हैं ना, वो आपको देना भी पड़ता है, आपको उन्हें इज्जत देना पड़ेगी। आप कैसे चाहते हैं मेरा बेटा हर महफिल में मुझे इज्जत दे, मेरी बेटी हर महफिल में मुझे इज्जत दे, गैरों के सामने, अपनों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मेरे साथ इज्जत से बात करे। तो आपको अगर इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देना भी होगी। आजकल के बच्चे वो नहीं है, बहुत फर्क है उनमें। आप रिस्पेक्ट दें उन्हें, गैरों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आप करके तमीज से बात करें, अखलाक से बात करें, क्योंकि अब उसका भी अपना एक कैरेक्टर है। ठीक है, आपकी नजर में वो छोटा है,
पर अगर वो 16-17 साल का हो गया ना, वो अपने आप को एक कैरेक्टर मानता है, वो अपने आप को एक पर्सनालिटी मानता है, तो उस पर्सनालिटी को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं, मैं इतना कामयाब हूं, मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मेरा अपना एक वजूद है। उस वजूद को हम इग्नोर कर देते हैं, उसे बार बार जलील करके, बदतमीजी करके, और हम बदले में चाहते हैं हमें सारा रिस्पेक्ट दे, हमें सारी इज्जत दे। तो उसके लिए आपको इज्जत देना होगी। आप आते जाते चिल्लाएं, आते जाते बदतमीजियां करें, आते जाते डांटते रहें, और बदले में चाहें कि वो आपको इज्जत दे। दिल से कभी मोहब्बत नहीं कर पाएगा वो बच्चा, कभी आपको इज्जत नहीं दे पाएगा, कभी आपको अपना नहीं मान पाएगा, बल्कि वो आपके साथ मजबूरी में अगर आपको इज्जत दे भी दे, पर कभी भी वो आपको बाद में इज्जत नहीं देगा। अगर आप उससे इज्जत चाहते हैं तो आपको बराबर उसे, ये तो क्या है, गिव एंड टेक वाला मामला है कि आप गिविंग रिस्पेक्ट एंड गेटिंग रिस्पेक्ट, आप इज्जत दें और इज्जत लें। ये सिस्टम चलेगा तभी, जब आप देंगे तभी वही चीज बच्चा आपको रिटर्न में, बदले में इंशाअल्लाह देगा। तो यहां पर हमारे बुनियादी जो पॉइंट्स थे वो मुकम्मल होते हैं। अब हम एक नई चीज की तरफ आते हैं। टॉपिक वही है हमारा, कुछ सवालात मैं अब आपके सामने रखता हूं, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखता हूं, और आंसर्स भी मैं आपको बताता हूं इंशाअल्लाह। नंबर 1, हु आर पेरेंट्स? वालिदैन कौन होते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समझने वाली चीज है कि वालिदैन कौन होते हैं। कौन होते हैं वालिदैन? हमारी नजर में मम्मी डैडी, वालिद वालदा, अम्मी अब्बू, बस ये 2 हो गए पेरेंट्स। कोई भी गलती हुई इन्हीं पर तीर चलाए जाते हैं। माँ ने ये सिखाया, अब्बा ने ये सिखाया, अम्मी नहीं बताती, अम्मी नहीं सिखाती। तरबियत, पेरेंट्स कौन होते हैं? पहले तो आप इस बात को समझे। पेरेंट्स होता है वो पूरा घर जिसके साथ बच्चा जिंदगी गुजारता है, वो सब पेरेंट्स होते हैं। अब उसमें दादा दादी भी हैं, बड़े अब्बू बड़ी अम्मी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, सिबलिंग्स, उसके बड़े भाई बहन, ये सारे लोग जो उसके अपब्रिंगिंग में, जो उसकी तरबियत में शामिल होते हैं, जिनके जरिए वो जिंदगी सीखता है, जिनके जरिए वो बोलना पढ़ना लिखना सीखता है, वो तमाम उसके पेरेंट्स होते हैं। अब देखिए, इसीलिए होता है बाप समझदार है, वालिदा समझदार है, दादा गालियां देते हैं। अब गाली दे रहे हैं दादा, बच्चा दे रहा है उनको देखकर गालियां, बुरा किसे बोला जाता है? वालिद और वालिदा को। तो पेरेंट्स से वालिद वालिदा नहीं होते, ये पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें बच्चा जिंदगी गुजारता है। उसके सारे बड़े पेरेंट्स होते हैं और उन तमाम का हिस्सा उसकी तरबियत में होता है। इस बात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर पेरेंट्स कौन है। सिर्फ माँ बाप पर इल्जाम नहीं दे सकते आप, पूरे खानदान को, पूरे घर वालों को, पूरे रिश्तेदारों को जिनके साथ बच्चा जिंदगी गुजारता है, आपको उन्हें जोड़ना होगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हु आर पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट इज पेरेंटहुड? वालिदैन होने का मतलब क्या होता है? वालिदैन होना, तरबियत करने वाले, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है, क्या एक बार समझा देने से काम चल जाएगा? बच्चे के पैदाइश से लेकर जब तक कि वो अपने फैसले खुद ना करने लग जाए, इस पूरे दौर को पेरेंटहुड कहा जाता है। वालिदैन होना छोड़ा नहीं जाता इसमें बच्चों को। हमारे यहां क्या होता है, जोश में आए, 2 दिन तरबियत की, फिर छोड़कर भाग गए। ये पूरा एक मरहला है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है। बच्चे के पैदा होने से तकरीबन 18, 19, 20 साल की उम्र, जब तक कि वो खुद के फैसले, अपने खुद के फैसले, उसे क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जब तक वो समझने ना लग जाए, इस पूरे मरहले को पेरेंटहुड कहा जाता है। वालिदैन होना इसे कहा जाता है कि आप बच्चे की हर एक्टिविटी पर नजर रखें कि पैदाइश से लेकर जब तक वो खुद के फैसले ना करने लग जाए, तब तक उसे क्या क्या आपसे चाहिए, कहां कहां वो आपको चाहता है, कहां कहां उसे आपकी जरूरत है, उसकी हर जरूरत पर कोशिश करके उसके साथ रहें, उसके साथ मौजूद रहें। वो जब घबराए, उसे नजर आए कि मेरे वालिद मेरे साथ, मेरी वालिदा मेरे साथ, हर तकलीफ में, हर दुख में, हर स्ट्रेस में, हर परेशानी में उसे अपने वालिदैन अपने साथ नजर आना चाहिए। इस पूरे मरहले को पेरेंटहुड कहा जाता है। तीसरा और आखिरी, तीसरा सवाल है, व्हाट इज पेरेंटिंग? तरबियत क्या है? तरबियत क्या है? यह भी हमारे यहां कई लोग समझ नहीं पाते। तरबियत को क्या समझते हैं, एक बार की और छोड़ दिया, हो गई तरबियत। तरबियत क्या है? तरबियत एक प्रोसेस है जो सारी जिंदगी बच्चे के साथ चलती है। तरबियत क्या है? तरबियत क्या है? पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग एक प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी बच्चे के साथ चलती है। उसकी मिसाल आप देखें होटल लाइन से। जैसे होटल में आप एक मर्तबा अच्छी डिश, अच्छे खाने बना लें,
और जितने कस्टमर आए उन्हें बिल्कुल सेटिस्फाइड करके अपने यहां से भेज दें। जिंदगी भर का काम हो जाता है क्या? हर दिन किचन को मेंटेन करना पड़ता है, हर दिन उस टेस्ट को मेंटेन करना पड़ता है, हर दिन उस खाने की लज्जत को मेंटेन करना पड़ता है, वरना वो ग्राहक जो पहली बार खाकर गया, कस्टमर जो खाकर गया, नेक्स्ट टाइम आए और अगर वही चीज ना मिले, कहता अरे बेकार हो गया, पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं। सेम यही चीज पेरेंटिंग में पाई जाती है, तरबियत में पाई जाती है। ये एक प्रोसेस है जिससे आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर वक्त करना पड़ेगा, बार बार, जब उसे जरूरत पड़े तब, जब उसे जरूरत पड़े तब, हर वक्त, हर मरहले पे, जिंदगी के अलग अलग मरहलों में उसके साथ रहना पड़ेगा। इस चीज का नाम है तरबियत, इस चीज का नाम है पेरेंटिंग। इन 3-4 नुक्तों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, अगर हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, अगर हम माँ बाप बन रहे हैं, तो इस चीज का जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा और आखिरी सवाल, बड़ा ये भी अहम सवाल है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग यस्टरडे एंड टुडे। एक बड़ा अहम सवाल है, कल और आज की तरबियत में फर्क क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है जो हम में से सारे माँ बाप तकरीबन अपने घर में झेलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग यस्टरडे एंड टुडे, कल और आज की तरबियत में क्या फर्क है? अब हमारे घरों में दादा क्या बोलते हैं, तुमसे तो तुम्हारे बच्चे नहीं संभल रहे, हमारे बच्चे तो आंखों से डरते थे, एक बार नजर दिखा दें, बच्चे की हिम्मत नहीं थी वो काम कर ले, हमें तो मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम तो आवाज से डरा दिया करते थे। फर्क समझ में आ रहा है? ये सवालात आते हैं हमारे पास, लेकिन हमें इस फर्क को भी समझना होगा। तब की जनरेशन और अब की जनरेशन बहुत फर्क है। जैसे हम माने उस जनरेशन के हम लोग हैं जो तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र के बीच चल रहे हैं, ये वही वाली जनरेशन है कि जिनके माँ बाप आंखों से उन्हें डराया करते थे, हम भी डरते थे। आंख दिखा दी अगर वालिद और वालिदा ने, बात खत्म हो जाती, वहीं डर लगना शुरू हो जाता, पता नहीं अब क्या होगा घर जाके। किसी महफिल में आपने कुछ गड़बड़ की और अगर एक बार उन्होंने देख लिया, वहीं हाथ ठंडे हो जाते थे, पैर ठंडे हो जाते थे, अब न जाने घर जाकर क्या होगा, अब न जाने क्या सजा दी जाएगी। हम आंखों से डरते थे, आंखों से ज्यादा हम आवाज से डरते थे। अगर हमारे नाम को अलग अंदाज में बोल दिया जाए, हमें समझ में आता अब कुछ होगा, अब तो कुछ है, इसमें आवाज में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मतलब अब इसके बाद तो सजा मिलने वाली है। हम वो जनरेशन जो आवाज से डरते थे, आंखों से डरते थे, तो हमारी पेरेंटिंग का एक अलग लेवल था, हमें तरबियत देने का एक अलग लेवल था। हमें तो एक बार बोलने बात समझ में आ जाती थी, 2 बार में बात समझ में आ जाती थी, तीसरी बार में तो कुटाई शुरू हो जाती थी। हमारे यहाँ अलग अलग सिस्टम होता था ना, पेरेंटिंग वो तब की थी। लेकिन अब ये जनरेशन वो नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप के बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं। ये सारे 4G 5G वाला मामला है, बिल्कुल अलग बच्चे जिन्होंने हमने 18-19 साल की उम्र में जो बातें नहीं जानी वह 6 साल का बच्चा जानता है। 5 साल का और 6 साल का बच्चा वो चीजें समझता है, वो चीजें बिल्कुल मतलब हर चीज पर वो इस अंदाज में गौर करता है जिस चीज को तो हम उस टाइम देख भी नहीं पाते थे कि क्या समझ रहा है। 6 साल 7 साल का बच्चा इंटरनेट से जुड़ा हुआ, लैपटॉप से जुड़ा हुआ, मोबाइल से जुड़ा, टेक्नोलॉजी हर चीज का यूज करने वाला, इसकी तरबियत आप वैसी नहीं कर सकते। इस फर्क को अपने जहन में रखो। ठीक है, बड़े बोल रहे हैं, मोहब्बत से सुन लो, पर उस चीज पर इतना ध्यान मत दो क्योंकि आप अपने बच्चे को ज्यादा समझते हो कि वो 6 साल में वो समझता है जो अब 18 में नहीं समझते थे। ये अलग बच्चा है, इसका वो लेवल नहीं है। तो अब आपको इन 6-7 साल के बच्चों को वो ट्रेनिंग देना पड़ेगी जो उस दौर में 18 साल के बच्चों को दी जाती थी। समझ रहे हैं आप? फर्क समझना पड़ेगा उस वक्त की पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में। तब जाकर आप सही माँ बाप बन पाएंगे और सही तरबियत इंशाअल्लाह कर पाएंगे। जब तक कि आप इस फर्क को नहीं समझेंगे तब तक आप तरबियत का काम बेहतर अंदाज में नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों की तरबियत के 3 मरहले, 3 स्टेप्स। उम्र के लिहाज से जितना आज मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी पर मेहनत करने वाले हैं, जिन्होंने इस पर बाकायदा किताबें लिखी, रिसर्च की, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक इंसान को, बच्चे को 3 मरहलों में बांटा है। 3 मरहले हैं बच्चे की जिंदगी के। कौन कौन से मरहले? एक को उन्होंने नाम दिया है टॉडलर्स। ये उम्र होती है तकरीबन पैदाइश से लेकर 4 साल तक की उम्र, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरबियत। अब उनके साथ आप वो सुलूक नहीं कर सकते जो आप जवान के साथ करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मिड स्कूलर्स, जिनकी एज लिमिट है तकरीबन 5 साल से 11 साल। उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग तरबियत जो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आगे रखने की कोशिश करूंगा।
और लास्ट में आते हैं टीनेजर्स, जो तकरीबन 12 साल से लेकर 19 साल तक का एक मरहला होता है, उसकी ट्रेनिंग का, उनकी तरबियत का, क्योंकि वो एक अलग लेवल है। अब वो जवानी की तहरीस पर आ रहा है, अब वो एक अलग अंदाज में चल रहा है। ये भी चीज हम देखते हैं कि आज वो मरहले कितनी तेजी से बदल रहे हैं। 11-12 साल के बच्चों में कितनी नई नई अलामतें आ जाती है, हार्मोनल कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं, जो उस दौर में 20 साल के और 18 साल के लोगों में आते थे। तो क्या समझते हैं, तरबियत एक अंदाज में होगी। तरबियत के अलग अलग मरहले हैं और उन मरहलों को देखकर हमें तरबियत का काम करना होगा। अब जब मैं नीचे पॉइंट्स बनाने पर आया तो मैंने पहले 2 मरहलों को एक साथ पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि ये 2 मरहले तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये 2 मरहले तकरीबन मिलते जुलते हैं। टीनेजर्स पर हम अलग से बात करेंगे, उनके लिए अलग से पॉइंट आपके सामने इंशाअल्लाह मैं रखूंगा कि उनकी तरबियत का अंदाज क्या हो, उनकी तरबियत के लिए किन चीजों को इख्तियार किया जाए, किस अंदाज में उनकी पेरेंटिंग की जाए और अपने आप को एक बेहतर माँ बाप के तौर पर पेश किया जाए कि हम तुम्हारे लिए बेहतर हैं, हमसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। वरना जानते हैं क्या होता है, नतीजा क्या होता है? जब आप सही तरीके से तरबियत नहीं करते, उसे अपने दोस्त के माँ बाप ज्यादा अच्छे लगते हैं। फला आंटी कितनी अच्छी है, कुछ बोलती ही नहीं है, डांटती ही नहीं है, आप तो चिल्लाती रहती हो, क्योंकि आप उस बच्चे के बराबर पहुंच नहीं पा रहे हो। और सामने वाला जो उसे नजर आ रहा है, घरचे वो उसके बच्चे के साथ वैसे ही रहता है, पर आपका बच्चा उसे अपना रोल मॉडल बना लेता है। क्यों? क्योंकि आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे, उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, उसकी सोच तक नहीं पहुंच पा रहे। तो नतीजा क्या होता है? वो बच्चा किसी और को अपने लिए माँ बाप के तौर पर देखना शुरू कर देता है। इसलिए तरबियत के इन मरहलों को टाइम वाइज, लिमिट वाइज, एज वाइज लेकर चलना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। अब हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, जिसमें मैंने दोनों मरहलों को, स्टार्टिंग वालों को ऐड किया है और कुछ पॉइंट्स की शक्ल में बातें जितनी आज अल्लाह करवा देगा इस वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 1, फास्टेस्ट डिमांड टू डिलीवरी मॉडल। जो बच्चा मांगे उसे फौरन दे देना, जो बच्चा मांगे उसे फौरन दे देना, यह बहुत बड़ी गलती हमारे यहां पाई जाती है। छोटे बच्चों के लिए, पैदा हुए हैं, 1-2 साल के हुए हैं, जो मांगा उसे दे दो, नहीं दो जालिम मां जालिम बाप। आप जालिम हैं, देते नहीं है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, ये चीज उसकी तरबियत में रुकावट है। अगर आप उसे हर चीज जैसे मांगे वैसे ही देना शुरू कर देंगे तो उसमें ना सुनने की आदत नहीं रहेगी, उसके बाद ना पसंद नहीं करेगा, वो मना करना पसंद नहीं करेगा। फिर क्या होता है वो बच्चा, अब देखना, जिन बच्चों को फौरन मांगने पर चीजें दी जाती है, अगर ना दी जाए वो जिद्दी हो जाता है बच्चा। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, मारना, पीटना, बड़ों से बेइज्जती से पेश आना कब होता है? जब बच्चे को बचपन से मांगते ही चीज देने की आदत दी जाती है। कभी कभी मना भी होना चाहिए, रोकना भी चाहिए, कभी दें कभी ना दें, दे तो उसे बता कर दें। ये छोटे बच्चों के साथ ये सारे मामला ज्यादा होते हैं, बड़े होने पर ये मामला थोड़े कम हो जाते हैं, पर छोटे बच्चों में चीज ज्यादा होती है कि बिल्कुल फास्टेस्ट डिमांड, एकदम जैसे डिमांड की वैसे ही उसे दे देना, जो मांगा दे देना। और इसको लोग अपने लिए बड़ा फर्ज समझते हैं। साहब अगर आप ना देना, कैसे माँ बाप हो आप? हम तो बच्चे को रोने ही नहीं देते, मांगे दे देते हैं। फिर यही लोग आगे चल के रोते हैं 18-19 साल की उम्र में, मौलवी साहब घर आइए और जरा माँ बाप के हुकूक बताइए। बच्चा सुनता ही नहीं है। बचपन में तरबियत में क्यों आपने ध्यान नहीं दिया? तब ध्यान देना था। ये जो उसका छोटा, बिल्कुल जो अभी यानी बिल्कुल समझने की उम्र थी, सीखने की उम्र थी, तब आपने गौर क्यों नहीं किया? तो कभी देना भी पड़ता है, कभी रोकना भी पड़ता है। जो मांगे अगर आप फौरन देने लग जाएंगे ना, तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बच्चा बागी हो जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। वो आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा जो मांगे उसे फौरन ना दिया जाए, उसके लिए कुछ वक्त मुनासिब, जब मुनासिब वक्त आए, मुनासिब वक्त पर उसे वो चीज दी जाए, तो चीज की भी अहमियत रहेगी और नेमत की भी उसे इंशाअल्लाह अहमियत रहेगी। पॉइंट नंबर 2, रॉन्ग बिहेवियरल कंडीशंस इन ऑफ चाइल्ड। गलती पर फौरन सुधारना, वक्त ना देना। गलतियों को फौरन सुधारना, वक्त ना देना, यह भी हमारी गलती है। बच्चे ने गलत किया, उसी टाइम चालू हो गए मारना, डांटना, चिल्लाना। कभी कभी छोड़ना भी चाहिए। गलती जैसे ही किया वैसे ही सुधारना शुरू करना
कभी कभी बच्चे की तरबियत में रुकावट होता है। और मैं ये सारी चीजें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी जो आज बोल रही है, जो आज जदीद टेक्नोलॉजी बोल रही है, जबकि हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से टच है, कुरान सुन्नत से कुछ बाहर नहीं है, पर आज बच्चों की जो कंडीशंस चेंज हो रही है, आज बच्चों के जो हालात बदल रहे हैं, उन हालात में इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि गलती को कब सुधारा जाए। बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, उसी वक्त मारना पीटना, उसी वक्त चिल्लाना, ये मुनासिब नहीं। थोड़ा वक्त दीजिए उसे, हो सकता है वो खुद समझ जाए, अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, मम्मी सॉरी, डैडी सॉरी, अब्बू सॉरी, माफी मांग लेगा वाकर। वक्त तो दीजिए उसे, गलती सुधारने का तो वक्त दीजिए। पर आप गलती को फौरन सुधारते हैं, जैसे ही किया वैसे ही सजा, जैसे ही किया वैसे ही मारना पीटना। कभी कभी ये गैर मुनासिब होता है, ये बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर देता है, ये बच्चे के आपको देखने के नजरिए को, जो उसका एक विजन होता है ना, मेरा बाप जो है, मेरे वालिद जो है मेरे मॉडल हैं, मेरी वालदा मेरे मॉडल हैं, जरा से में वो पूरा मॉडल खराब हो जाता है, वो पूरा काम खराब हो जाता है। आपकी साल की मेहनत एक जरा से मामले से खराब होती है। तो गलतियों को फौरन सुधारने की बजाय कभी कभी वक्त भी देना चाहिए, कभी उसे थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए कि वो खुद समझने की कोशिश करे, अपनी गलतियों को खुद जानने की कोशिश करे। हो सकता है कई मर्तबा होता है ना, बड़ों के साथ भी तो ये काम करते हैं, कोई बड़ा है हमारा दिल दुखा दे, कोई ऐसा काम कर दे जो हमें पसंद नहीं है, वक्त दो ना उससे, थोड़ा वक्त दे दो, हो सकता है वो खुद समझ जाए। और जब वो खुद समझेगा ना तो फिर दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप समझाओगे तो हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, कोई गारंटी नहीं। क्यों? कभी कभी जिद पे आ जाता है इंसान, जिद्दी हो जाता है, बागी हो जाता है। मना किया है ना, अब तो यही करके दिखाएंगे, इसने मना किया ना, छोड़ दो उसके हाल पर, सब्र कर लो, अल्लाह से दुआ मांग लो, तो इंशाअल्लाह हो सकता है खुद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जब उसे एहसास होगा ना कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैं वो जो कह रहे हैं गलत थोड़ी कह रहे हैं, मेरे वालिदैन मेरी वालदा वालिद जो बता रहे हैं गलत थोड़ी बता रहे हैं, मेरा ही फायदा है, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा नहीं करेगा। तो गलतियों को फौरन सुधारने की बजाय कभी कभी उसे वक्त भी देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि वो खुद अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। पॉइंट नंबर 3, एक बहुत बड़ा मसला ये जो हमारे यहां पर होता है, बच्चे को लेकर मां बाप का अलग अलग फैसला करना, बच्चे को लेकर मां बाप का अलग अलग फैसला करना, ये चीज हमारे यहां बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा, खासतौर पर हमारे यहां ज्वाइंट फैमिलीज में ये चीज बहुत ज्यादा होती। एक बच्चा है, वालदा के पास गया, मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे दे दीजिए, वालदा ने नहीं दिए, आगे बढ़ा, दादा ने उसे 10 का नोट दे दिया। एक बार किया, ठीक है, किसी गलती पर वालदा ने मारा, दादा ने बोला कोई बात नहीं करने दो। 2 बार किया। अब एक वक्त ये आता है ना, उसकी नजर में दादा सही और मां दुश्मन, दादी सही बाप दुश्मन, बड़े अब्बू सही मेरे वालिद वालदा मेरे दुश्मन, मेरा अच्छा ही नहीं चाहते वो, मेरा भला ही नहीं चाहते वो। इसलिए जरूरी है इस पेरेंटिंग के अंदर कि पूरा घर एक साथ फैसले लेने की कोशिश करे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना, अब्बू आप भी मत दीजिएगा, अम्मी आप भी मत दीजिएगा, भाई आप भी मत देना, बड़े भाई बहनों को भी समझा दें, सिबलिंग्स को भी समझा दें, आप भी मत देना। क्यों? कि अगर मैं मना कर रहा हूं तो जहां जहां जाए हर जगह मना मिले तो उसे समझ में आएगा कि हाँ सभी मना कर रहे हैं, मतलब बात सही है, अभी नहीं खाना चाहिए मुझे, अभी ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हर इंसान अलग अलग फैसले ले रहा है, ये मना कर रहे हैं वहां कर रहा है, ये मना कर रहे हैं वहां कर रहा है, बच्चा खुद कंफ्यूज है। फिर उसे जहां पर सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है बच्चा वहीं जाने की कोशिश करता है, ये यहां पर मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है, यहीं चलो, अम्मी तो डांटती रहती है। फिर एक वक्त आता अम्मी दुश्मन हो जाती है, उनसे बात नहीं करता बच्चा, उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देता। और एक वक्त आता है उनसे बिल्कुल ही दूर हो जाता है, कोई बात उनसे शेयर करना नहीं चाहता। ये बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ी रुकावट है कि घर वाले अलग अलग फैसले ले, एक फैसले पर जमे और एक साथ फैसला करें, तो इंशाअल्लाह कभी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4, और हो सकता है इस पॉइंट पर ही मैं आज की बात खत्म कर दूंगा, सबसे अहम पॉइंट, गिविंग मोबाइल टू चिल्ड्रन फॉर देयर ईज, अपनी आसानी के लिए बच्चों को मोबाइल देना, यह सबसे बड़ा मसला है। 1-1 साल के बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे, 1.5 साल 2 साल के बच्चे, सब खाना ही नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के, वो खाना नहीं खाता बिना मोबाइल के। आप फेल हो अपनी तरबियत में, ऐसे मानो इस बात को कि आप खाना खिलाना ही नहीं जानते उसको, आप उसको बिठाना ही नहीं जानते हो, आप उससे बात करना ही नहीं जानते हो। यह आपके फेल होने की दलील है कि आप उसे हर चीज के लिए मोबाइल देते हैं। जो ये मोबाइल देते हैं, आप क्या समझते हैं, मोबाइल 1.5 साल 2 साल की उम्र में मोबाइल का बच्चों का आदी बनाना, आप क्या समझते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? निकाल कर देखिए, गूगल पर सर्च करके देखिए
कि बच्चों को रेगुलर मोबाइल यूज करने के नुकसानात क्या होते हैं, उन बच्चों पर इसके असरात क्या होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप उस बच्चे का पूरा फ्यूचर, पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। अपनी आसानी के लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। वालदा बिजी है, काम ज्यादा है, एक मोबाइल में दिया, हाथ में पकड़ा दिया, दूध की बोतल दे दी, बच्चा पूरा दूध फिनिश करता, फख्र भी करते, उसके बाद बड़े फख्र से बताते साहब खाना ही नहीं खाता बिना मोबाइल के, देना ही पड़ता है, और दे तो फिर देखो 2 रोटी खाकर दिखाता है, पूरा खाना फिनिश करके दिखाता है। ये आपकी नाकामी है, ये कामयाबी नहीं, ये आपकी नाकामी है कि आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि मोहब्बत से उससे खाना खिलाएं। आपको अपनी जगह इस मोबाइल को देना पड़ती है, ये उसका वालिद और वालदा बनता है, तब जाकर वो खाना खाता है। ये आपकी नाकामी है, उसे छुपाओ मत, उसे बदलो। अब मैं इसके कुछ नुकसानात अगर आपको बताऊं कि बच्चों को मोबाइल देने के नुकसानात क्या हैं, कुछ चीजें सिर्फ मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहली चीज, ध्यान लगाने में कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने में कमी। बच्चे को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक सलाहियत दी होती है, वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखता है, जैसे आपकी तरह नहीं देखता है। आपको एक टूटी हुई कुर्सी नजर आती है, पर उसको कुछ और नजर आता है। कंसंट्रेशन की अल्लाह ताला ने एक ताकत बच्चों को दी होती है, ये मोबाइल उसकी उस ताकत को खत्म कर देता है। कंसंट्रेशन करना, चीजों पर गौर करना, गौर से चीजों को देखना, गौर से चीजों को समझना, सब खत्म हो जाता है इससे एक मोबाइल की वजह से। गौर नहीं करता किसी चीज पर। दूसरा नुकसान, उसकी पसंद नापसंद नहीं बचती। उसके बाद क्या मुझे पसंद, क्या मुझे नापसंद, बच्चा उस पर भी गौर नहीं करता। आप देखिएगा, लाइव देखिएगा, बच्चे को आप रोटी दे दीजिए नहीं खाता है, मोबाइल हाथ में दे दीजिए पूरी रोटी फिनिश करता है, तो उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होती। उसके बाद क्या अच्छा है, क्या खाना है, मुझे क्या खाने में ज्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है, बच्चे की अपनी कोई पसंद नहीं होती। कब? जब उसे मोबाइल हाथ में दे दिया जाए। यह नुकसान। तीसरा नुकसान, जो खाने से उसे न्यूट्रिशंस, जो उसे फायदे, मल्टीविटामिन जो मिलना चाहिए, उसमें भी कमी होती है। ये साइंस कहता है कि जब बच्चा मोबाइल पर अपनी नजर लगाकर खाना पीना इस्तेमाल करता है, अच्छी चीजें भी खिलाओ, उसके बदन को वो फायदा नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। टीवी की आदत, मोबाइल की आदत, मोबाइल देखकर ही खाना खाना, मोबाइल देखकर ही काम करना, इससे उसके बदन में कमजोरी आती है। जो न्यूट्रिएंट, जो प्रोटीन, जो चीजें उसे मिलना चाहिए, वो सारी चीजें उसे नहीं मिल पाती। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर करो। वो सब अलग है, आंखों का नुकसान अलग, दिमाग का नुकसान अलग, वो अपनी जगह अलग, पर यह एक अलग नुकसान है कि उसकी बॉडी को जो चीजें इस उम्र में मिलना चाहिए वो उसे मिल नहीं पाती। एक और बड़ा नुकसान, उसका दिमाग कम काम करता है। जो उसका ब्रेन होता है ना, अल्लाह ताला ने उसे डेवलपमेंट का एक टाइम दिया है, वो डेवलपिंग टाइम में चल रहा है, अभी उसे बढ़ना है, अभी उसका मेमोरी बढ़ना है, अभी उसकी हर चीज दिमाग में बढ़ना है, पर मोबाइल उन सब चीजों को रोक देता है, उसके बढ़ने को, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। उसके दिमाग को जो ग्रोथ मिलना चाहिए, ये मोबाइल उस ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट, उसके बाद वो साथ में बैठकर खाना पीना भूल जाता है, जो हमारी तहजीब है। हमारी तहजीब क्या है? दस्तरखान लगाना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना खाना, कितने सारे फायदे उसके होते हैं। एक दूसरे से हम चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी सब्जी उसको दे दी, उसका सालन ले लिया, कम ज़्यादा पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके ज़रा इशार करके खा लिया। कितनी चीज़ें हम शेयर करते हैं, कितनी चीज़ें हम करते हैं ना, वो पूरी हमारी तहजीब खत्म हो गई। आज हर बच्चा अलग अलग खाना खाता है। माँ ने हाथ में प्लेट ले ली, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, रूम में ले जाकर उसे खाना दे दिया, अब उसे पता ही नहीं एक साथ खाना खाया जाता। अब यही बच्चा जब 20 साल का होता, बाप कहता चलो साथ खाना खाते, वो कहते मैं तो खा चुका हूँ, मेरा तो खाना हो गया है। तब रोने से कुछ नहीं होगा, बचपन से उसे अकेले खाना खाने से रोकना होगा। ये मोबाइल की आदत की बजाय एक साथ दस्तरखान पर उसे बैठाइए, चाहे जितना खाए, चाहे जितना खाए, उतना खाना उसे साथ बैठकर खिलाइए। तब जाकर बच्चे को पता चलेगा कि मेरी तहजीब ये है कि हम खाना एक साथ खाते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को खाना पास करते हैं, खाना कम पड़ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके सब एडजस्ट करते हैं। ये सारी जो इस्लामी चीज़ें हमारे अंदर है, जो हमारा कल्चर है, वो सारा कल्चर खत्म हो रहा है इस मोबाइल की वजह से, बच्चों को मोबाइल देकर अकेला करने की वजह से। एक और चीज बहुत ज्यादा इसमें हो रही है, बड़ों का एहतराम खत्म हो जाता है। मम्मी ने मोबाइल दिया, अब्बा ने आकर लिया, तो अब्बा का एहतराम करेगा बच्चा? बदतमीजी करने लगता है, चिल्लाने लगता है, दादा दादी से बदतमीजियां करता है, रोता है, इतना ज्यादा चिल्लाता है, अब कुछ नहीं कर पाते उसके बाद। तो बड़ों का एहतराम खत्म होता है इस मोबाइल के ज्यादा बच्चों को देने से या इस्तेमाल करवाने की वजह से। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला यह होता है कि बच्चा अकेलेपन की जिंदगी को पसंद करने लगता है। आज हर घर में ये शिकायत है,
मेहमान आते हैं, बच्चे सारे अपने रूम में चले जाते हैं, ना सलाम, ना दुआ, ना ताल्लुकात, ना पहचान, ना मिलना जुलना, बच्चा कुछ नहीं करता ये आदत की वजह से। अब उसे अकेले रहने, अकेले मोबाइल चलाने की इतनी आदत हो गई है, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं, ना मम्मी की, ना डैडी की, ना दादा की, ना दादा की, ना भाई की, ना बहन की, ना रिश्तेदारों की, ना पड़ोसियों की, किसी की ज़रूरत नहीं। वो अपने मोबाइल में इतना बिजी है कि उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कैसे करेगा वो लोगों की मदद, कैसे अदा करेगा माँ बाप के हुकूक, कैसे करेगा बड़ों की खिदमत, कैसे करेगा छोटों की इज्जत, जब उसे आपने अकेलापन ही दे दिया, जब उसे तन्हाई ही दे दी। बिल्कुल अलोन रहना, तन्हा रहना उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। किस वजह से? इस मोबाइल की वजह से। अरे अलग से सर्च करोगे ना, मोबाइल से होने वाले नुकसान ढेर लग जाएंगे ढूंढ ढूंढ के। इतनी चीज़ों को इस फील्ड के लिखने वालों ने लिखा है कि बच्चों को मोबाइल देने के कितने सारे नुकसान हैं। ठीक है, मजबूरी है, दीजिए, वक्त पर दीजिए, वक्त पर वापस लीजिए, पर उसका एक टाइम हो, उसका एक शेड्यूल हो, किस वक्त पर देना, किस वक्त पर लेना आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। पर हमारे यहाँ कोई लाइफ का शेड्यूल नहीं है। जब जो दिल चाहा किया, जब जैसे दिल चाहा किया। ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की। इसमें काफ़ी पॉइंट्स अभी बाकी हैं, वक्त चूंकि ज़्यादा हो चुका है। मैं नहीं चाहता 40 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस चले, आप बोर हो जाएं, क्लास छोड़कर आपको जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 2 दर्स में हम इस बात को मुकम्मल करेंगे। पर ये बड़ी अहम चीज़ें चल रही हैं, इन बातों पर मैं ये नहीं कहता कि मैं सब बता पा रहा हूँ। मेरी जितनी कमियाँ हैं वो सारी मेरी है, जितनी अच्छाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। पर जितनी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर पा रहे हैं, वो इसलिए कि हम अपने बच्चों को पहचानें, अपने बच्चों के टैलेंट को निकालें, अपने बच्चे की सलाहियतों को समझें, उसकी ताकत, उसकी एबिलिटीज़, उसकी क़ुव्वतों को समझें और उसे सही डायरेक्शन दें। पर यह तब होगा जब हम बेहतर माँ बाप बनेंगे। जब तक अच्छे माँ बाप नहीं बनेंगे ना, ये सब काम नहीं कर पाएंगे। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरे दीन पर जमना चाहते हैं, हमें जमने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी औलाद को नेक बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।